हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो है पेनिसिलियम कि ये क्या है, विषाणु है कि शैवाल है, कवक है कि जीवाणु है। तो सबसे पहले जो पेनिसिलियम है वो एक एंटीबायोटिक होती है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक अपनी डिस्कवरी में एक फंजाई लिया था, कवक लिया था, इसको हिंदी में कवक कहते हैं। और इस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, इस कवक से पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम कवक से उन्होंने सबसे पहले एक प्रतिजैविक की खोज की थी, जो कि बाहर जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिजैविक की खोज किया। और सबसे पहला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा गया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम। और यह कवक से खोजा गया था, इसीलिए यह क्या है, एक प्रकार का कवक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने ही सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। और कहाँ से खोज की थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एर्गोट किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारा राइजोबियम, क्लेविसेप्स, फाइटोमोनास, एल्ब्यूगो। तो जो एर्गोट होता है वो एक प्रकार का प्रतिजैविक है, मतलब एंटीबायोटिक्स है, जो कि क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। और राइजोबियम क्या है, राइजोबियम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे प्लांट्स में पाया जाता है। और इसमें राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों में पाई जाती है, उनकी गांठों में पाए जाते हैं, ये जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठों में। और राइजोबियम नामक जीवाणु में निफ जीन होता है, यही जो निफ जीन होता है वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो ये दलहनी फसलों में पाई जाती है। और फाइटोमोनास ये एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। एल्ब्यूगो एक प्रकार की फंजाई है, फंजाई का एक एग्जाम्पल होता है एल्ब्यूगो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एर्गोट क्या है, क्लेविसेप्स है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। इसका भी आंसर मैंने आपको अभी बताया कि पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से इसकी खोज की थी। तो इस कवक का नाम हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ईस्ट में कायिक जनन होता है। देखिए कायिक जनन क्या होता है, अगर हम कायिक जनन की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें लगभग जो प्लांट्स होते हैं या जो ईस्ट होते हैं उसमें कायिक जनन होता है। तो जो कायिक जनन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो अगर कोई प्लांट्स या कोई बॉडी ही है तो उस बॉडी के किसी पार्ट से यदि किसी दूसरे जीव का जन्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या हो गया, ये तो समझ आ गया होगा आपको। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तब अगर कोई दूसरा बॉडी या दूसरी एनिमल बन रहा है तब उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये होता है कि जो एक एनिमल या प्लांट होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे और वे दोनों मेल फीमेल एक ही में पाए जाएंगे और एक साथ ही वो मिल के जाइगोट बना लेंगे। और उससे जब नए एनिमल का जन्म होता है तो वो एसेक्सुअल हो जाता है। तो जो कायिक जनन क्या हो गया, ईस्ट में कायिक जनन किस प्रकार होता है देखा जाए तो इससे पूछा गया मुकुलन द्वारा। मुकुलन की इंग्लिश होती है बडिंग द्वारा। बडिंग के थ्रू होता है इसमें मुकुलन कि एकाइनिट्स द्वारा होता है, एप्लॉनोस्पोर्स द्वारा होता है कि स्क्वोस्पोर्स द्वारा होता है। देखिए जो ईस्ट होता है ये हमारा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है ईस्ट। मतलब तो जो ईस्ट में अगर हम जनन देखें तो इसका रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग मतलब मुकुलन, और मुकुलन मतलब होता है कि अगर एक ईस्ट यहाँ पे है तो उसमें पहले धीरे धीरे ऐसे स्ट्रक्चर ट्यूमर फॉर्म हो, जैसे बड लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू होता है और धीरे धीरे यही बड जो होता है और ग्रो करता है। जब धीरे धीरे ये बड और ग्रो करता है तो नीचे से ही पतला होता जाता है और फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला बड था ये निकल के अलग बन जाता है और जहाँ पर ये गिरता है तो वहाँ दूसरा एनिमल तैयार हो जाता है। मतलब जो मुकुलन होता है उसमें क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है और यही बर्ड अलग होकर एक नया एनिमल बना लेता है।
तो ईस्ट में जो कायिक जनन होता है वो किसके थ्रू होता है, मुकुलन के थ्रू होता है। बाकी एप्लेनोस्पोर्स तो एल्गी में बनते हैं, एस्कोस्पोर्स ये फंजाई में बनते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन ईस्ट में जो कायिक जनन होता है वो मुकुलन या बडिंग के थ्रू होता है। कभी कभी इसको बडिंग लिखा रहता है, बडिंग मतलब बड जो फॉर्म होता है, बड मतलब होता है कली लाइक स्ट्रक्चर। तो यही हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। इसका जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। डबल रोटी से मतलब वही ब्रेड है, जैसे आप लोगों ने ब्रेड देखा होगा, जब उसको गूंथ के उसके आटे में हम ईस्ट मिला देते हैं तो ईस्ट कोशिकाएं मतलब जो ईस्ट होता है वो जो रोटी होती है उसको फूलने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला है हमारा ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, सी है ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है, डी है ईस्ट एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त। जब आटे को गूंथते हैं और उसमें हम ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट जो कि हमारे फर्मेंटेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितने बेकरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे ब्रेड बनाने के लिए और दही बनाने के लिए, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं, पनीर बनाने के लिए, उसमें हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। और जब हम ईस्ट मिला देते हैं गेहूं में या रोटी में तब उसमें CO2 फॉर्म होने लगता है। और ये CO2 क्या होता है, ये CO2 हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, और जब ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है तो जो हमारी रोटी या ब्रेड होती है वो फूलना शुरू कर देता है, और जब ये फूल जाता है तो ये स्पंज की तरह हो जाता है। और इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि जब ईस्ट हम मिला देते हैं इसमें क्या बन जाता है, CO2, और CO2 की वजह से ही जो डबल रोटी होती है वो कोमल और छिद्रयुक्त हमें दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 का उत्पादन कर रोटी स्पंजी बना देता है। मतलब किसी भी यदि हम गुथे हुए आटे में ईस्ट मिला देते हैं तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनने लगता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। म्यूकर, पेंसिलियम, एगेरिकस, राइजोपस। तो अगर हम इन सारे कवक के बारे में बात करें तो म्यूकर जो होता है वो फंजाई, ये भी फंजाई है। पेंसिलियम, चारों तो फंजाई हैं, लेकिन अगर खाने की बात करें तो पेंसिलियम तो हमारा एंटीबायोटिक है, अभी बताया मैंने। और जो म्यूकर है वो हम फंजाई तो है लेकिन हम इसको खा नहीं सकते हैं, खाने योग्य नहीं रहता है। राइजोपस की बात करें तो ये भी फंजाई होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन हम इसे खाने में प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो जो खाने के लिए होता है, जो ऐसा कवक जिसे हम खाते हैं उसको हम एगेरिकस कहते हैं, और सिंपल भाषा में आप लोग मशरूम कहते हैं। मशरूम जो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का मशरूम होता है। इस मशरूम को हम, जो कि एक प्रकार की फंजाई होती है, लेकिन इसको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाने योग्य कवक कौन सा, एगेरिकस, जिसको हम सिंपल भाषा में मशरूम भी कहते हैं, मशरूम। यही साइंटिफिक नेम इसका क्या है, एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, LSD किससे प्राप्त होता है। LSD किससे प्राप्त होता है, जीवाणुओं से, कवक से, 2,4-D से, अल्कोहल से। तो जो LSD है, LSD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथलामाइड। तो डाइथलामाइड, तो LSD जो होता है एक प्रकार, अगर हम इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, और पहली बात तो ये किससे होता है अगर हम बात करें तो ये जीवाणु से फैलता है, जीवाणु से ये LSD होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड। जब हम इसका सेवन ज़्यादा करने लगते हैं तो हमें भूख कम लगने लगती है। इसके जैसे अगर देखा जाए कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो भूख कम लगने लगती है, और हमारे मन में जैसे डर उत्पन्न होने लगता है, और कुछ ऐसे भी ख्याल हमारे मन में आना शुरू हो जाता है जो कभी हुआ ही नहीं रहता है, और उत्सुकता की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर, घबराहट, ऐसी चीज़ें उभर के आने लगती हैं। तो LSD जो होता है वो हमेशा कवक से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बैसिलस।
तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक जो होता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होता है, तो जो कि ये भी एक प्रकार की क्या एंटीबायोटिक है। एस्परजिलस भी एंटीबायोटिक है और पेनिसिलियम भी एंटीबायोटिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया। जैसे अभी आपने पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा था, जो पेनिसिलियम होता है वो एंटीबायोटिक्स था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इन्होंने इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसकी खोज की थी। उसी प्रकार से जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी भी वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जिसकी डिस्कवरी वॉक्समैन ने की थी। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, वॉक्समैन ने। लोवेनहॉक कौन थे, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद फ्लेमिंग थे, और ये फ्लेमिंग कौन थे, ये मतलब इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी। लोवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, और वॉक्समैन जो थे इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टिक्का रोग किस में होता है। तो टिक्का रोग की बात करें तो जो टिक्का डिजीज़ होती है वो किस में पाई जाती है। ऑप्शन है हमारा चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। तो टिक्का डिजीज़ मूंगफली में देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।